आज के लिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड की अवधि को चिन्हित करना या उसकी विशेषता कौन सी एक है इन चार ऑप्शंस में से, फटाफट से बताइए। पहला ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस। जो शारीरिक विकास और वृद्धि है वो बहुत तेजी से होता है मिडिल चाइल्डहुड में। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, मतलब एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त विचारों पर वो सोचने लगेगा। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, मतलब लॉजिकली यानी तर्क के साथ और मूर्त चीजों को जिनको वो टच कर सकता है, फील कर सकता है, देख सकता है, उस पर लॉजिक लगाना उसको आ जाएगा। बात तो जच रही है। फिर है लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये होता है जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट वाला जो थॉट है ये आपका 11 साल के बाद आएगा। ठीक हो गई बात। इसके अलावा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, तो ये इन्फेंसी हो सकता था, ये अर्ली चाइल्डहुड हो सकता था, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जो आपकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली ग्रोथ जो है वो कम होती है क्योंकि बोन्स वगैरह में ज्यादा शक्ति आ रही होती है। फिर एडोलेसेंस में एक साथ बढ़ेगी जाकर के। इन्फेंसी में तेज है फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि जो है वो इन्फेंसी में तेज है, जन्म से 2 वर्ष, वो 2 से 6 वर्ष में भी तेज है। ठीक है, लेकिन 6 से 12 या 6 से 11, 7 से 11 के बीच में वो कंपैरेटिवली कम है। वो एडवांसमेंट तो आ रही है अंदर से, लेकिन हाइट वाइट जब एकदम से फिजिकल ग्रोथ बढ़ती है फिर वो एडोलेसेंस में बढ़ेगी। तो इन्फेंसी में ज्यादा, सबसे ज्यादा जन्म के बाद, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम लेकिन ज्यादा है, लेटर चाइल्डहुड में काफी कम है, फिर एडोलेसेंस में बढ़ेगी। तो ये हमें समझना होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन। क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड हम कह रहे हैं, एक तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि 6 वर्ष के बाद की बात हो रही है, 6 से 8, 6 से 11, उसी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को ही हम मिडिल चाइल्डहुड कहीं ना कहीं कह दे रहे हैं। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना। ठीक है, ये टर्म यूज कर लिया जाता है, अदरवाइज तो आप सिर्फ 4 वो स्टेजेस पढ़िए आपकी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ठीक है बात। फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार और आस पड़ोस क्या है? फैमिली एंड नेबरहुड आर साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, यानी मनोवैज्ञानिक वाहक हैं। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं, यानी प्राथमिक सामाजिकरण के वाहक हैं। मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं, मध्य सामाजिकरण के वाहक, या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। फटाफट से बताइए। 2 ऑप्शन हटा देते हैं, आसान कर देते हैं थोड़ा सा। भाई प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी, क्योंकि हम मेनली सीटेट में यही 2 चीजें पढ़ते हैं कि प्राइमरी कारक आपके किसके, सोशलाइजेशन के, और सेकेंडरी ये साइकोलॉजिकल वगैरह हमने नहीं पढ़े। ठीक, मिडल हमने नहीं पढ़ा। अब ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज्यादा मतलब साइंटिस्ट नहीं बनना, साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, सिंपल हमने एक चीज समझी हुई है, जहां फैमिली आ जाए वो सेकेंडरी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फैमिली दे दिया तो सेकेंडरी तो कभी नहीं हो सकता। एक बार को नेबरहुड को वो सेकेंडरी में डाल सकता है यदि एक्सटेंडेड हो या आपसे दूर हो तो, लेकिन अगर फैमिली दिया है तो वो प्राइमरी है, स्कूल दिया है तो सेकेंडरी है। स्कूल कभी प्राइमरी नहीं होगा, फैमिली कभी सेकेंडरी नहीं होगी, गौड़ नहीं होगी। ठीक, तो फैमिली एंड नेबरहुड जो बिल्कुल क्लोज आसपास के लोग होंगे वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का ही काम करेंगे। दोनों को एक यूनिट बना करके पेश किया गया है। यही अगर स्कूल एंड नेबरहुड लिख दिया होता तब हम इसको सेकेंडरी कह देते। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, ऑप्शन के साथ खेलना आना चाहिए हमें। तो आंसर डी तो यहां नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां स्कूल होता तब तो हम मान लेते। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब जहां सबसे पहले बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करेगा, बेसिक रूल्स सीखेगा समाज के, वो है परिवार। परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है, यानी कि छोटा रूप है किसका? समाज का। तो सबसे पहले आप परिवार में ही आते हैं, उसके बाद आस पड़ोस है, देन आपका सेकेंडरी वाहक है, जहां पर वो बहुत हद तक बहुत सारी स्किल्स सीखता है। ये इसमें आ जाएगा स्कूल या बाकी की जितनी भी जगह होंगी एक्सटर्नल फैक्टर्स। स्कूल तो मेनली इसमें आता ही है, और प्राइमरी में हम फैमिली को डालते हैं। तो सोशलाइजेशन वैसे तो मैंने कराया हुआ है, बट मैं रिवीजन में भी कराऊंगी। ठीक है, तो इस बार सीडीपी में सबके नंबर जो हैं, वैसे तो आप लोग इतना मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी कि आप 27 से 28 नंबर लाएं। 25 को भी हम पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि जब स्कोर किया जा सकता है तो कीजिए। डेली सिर्फ वीडियो भी देखने आ रहे हो तब भी उतने ले आओगे, 26-27 आ जाएंगे। ठीक है, अभी से भी अगर सिर्फ सीडीपी की वीडियो भी देखते हो, सिर्फ इतना नहीं कह सकता है कोई भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ। रचनात्मकता जो है या रचनात्मकता की अवधारणा किससे संबंधित है, किस एक संप्रत्यय से संबंधित मानी जा सकती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, तीसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फिर है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टल और फ्लूइड को किसने दिया था बताओ एक बार? रेमंड बी
कैटल ने। इंटेलिजेंस में आते हैं ये। फ्लूइड को ये आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग में काम आती है और एक एज तक ही 18-20 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। क्रिस्टलाइज्ड क्या है, जो आप किताबों से पढ़ करके गेन कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन से आप नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, ये आपकी थ्रू आउट लाइफ लर्निंग चल सकती है। ठीक, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और दिया किसने था? रेमंड बी कैटल, आरबी कैटल। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी इंटेलिजेंस या सही ऑप्शन से जुड़ी हुई है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होगा, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी। लेकिन जहां बात क्रिएटिविटी की आ जाए, बात जहां क्रिएटिविटी की आ गई, तो इसका सिंपल मतलब है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कुछ कुछ वर्ड्स हम आज हाईलाइट करेंगे जो किससे जुड़े हुए हैं? क्रिएटिविटी से। आंसर होगा इसका अपसारी सोच, दिशाओं में सोचना, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोच पाना। और क्रिएटिविटी कुछ नया आप तभी कर पाएंगे जब आपने 50 चीजें ट्राई की होंगी एक तरीके से। ये एक बहुत ही नैरो सा एग्जांपल है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने कुछ किया ही नहीं कभी और एकदम से आपको एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना, वो थोड़ा कम पॉसिबल है। क्वेश्चन है आपका, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। भाई एक स्थिति है जहां जो आपके विचार के पैटर्न हैं, जैसे आप सोचते हैं, वो आपकी भाषा से, लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं। क्या कहलाएगा ये? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, कॉग्निटिव बायस, सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस, कल्चरल टेंडेंसी। बताओ एक बार। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहलाती है ये, यानी कि भाषा की निर्धारण, मतलब भाषा आपके विचार के पैटर्न को प्रभावित कर रही है। भाई अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है और आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं संस्कृत के, तो वो जो भाषा आपने सीखी है, उसका जो लिटरेचर था, उसकी जो हिस्ट्री थी, उसका जो समाज था, वो सब आपके विचारों को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहलाएगा कि लैंग्वेज जो है आपके विचार पर, थॉट पर प्रभाव डालती है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। बच्चे की अचीवमेंट को असेस कर लिया, आकलन कर लिया आपने कि बच्चे ने कितना सीखा। पहला ऑप्शन है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। जिस तरह से आपने पढ़ाया है वो कितना कारगर साबित हुआ। या फिर बी ऑप्शन, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन दी क्लासरूम। एबिलिटी ग्रुपिंग होती है आपने एक तरह के बच्चों को उनकी योग्यताओं के बेस पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर ग्रुप्स में विभाजित कर दिया कि ये इंटेलिजेंट बच्चे एक ग्रुप में रहेंगे, या इसमें हिट्रोनोमस और होमोजीनियस दोनों ग्रुप्स बन सकते हैं। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। आप एक्टिविटी लॉग प्रिपेयर कर रहे हो कि ये काम होगा, ये चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे। या फिर मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। सबसे अच्छा उद्देश्य क्या हो सकता है? आंसर कीजिए फटाफट से। बच्चे की अचीवमेंट का आकलन टीचर को हेल्प करता है अपनी पेडागोजी को इवेल्युएट करने में कि उसने जिस तरीके से पढ़ाया वो कितना प्रभावशाली था, वो कितना इफेक्टिव था, जो गोल्स रखे गए थे लर्निंग के वो कितने कारगर साबित हुए। ये बात आपको, जब आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, कल आप जब 29 और 30 नंबर लेकर के आएंगे सीडीपी में, तो वो मेरे लिए भी एक क्या है, मेरी पेडागोजी का इवेल्युएशन है कि कितना इफेक्टिव साबित हुआ डिस्कशन। ठीक है बात। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इंप्लाइज, मतलब विविध शिक्षार्थियों के लिए अलग अलग तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री को प्रोवाइड कराना क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, या यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसीडरेट। बताइए एक बार। डी ऑप्शन कैसे होगा? कौन से स्कूल में पढ़ा आपने? डी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन UDL कहते हैं इसको, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। एक थॉट है जो ये कहता है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अलग अलग तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करें, अपनी पेडागोजी को इफेक्टिव बनाएं ताकि सभी बच्चे सीख पाएं। वो जो मटेरियल्स हैं, वो जो जितने भी आप साधन यूज कर रहे हैं, वो सही फॉर्मेट में बच्चे तक पहुंच पाए ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए। इसलिए यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कह रहे हैं कि आपने इस तरीके से प्लान किया है उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को कि सभी के लिए वो बेहतर साबित हो सके। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी का लेवल ऊपर नीचे अलग अलग तरह के बच्चों के लिए अलग अलग हो। बच्चे की एबिलिटी या इंडिविजुअल लर्नर की, व्यक्तिगत अधिगमकर्ता की क्षमता के अनुसार। फटाफट से आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आंसर क्या होगा? सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन होता है कि बस आपने कुछ चीजें सेलेक्ट की और उन्हीं को आप पढ़ा रहे हैं। प्रिसीजन टीचिंग नहीं। एररलेस इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता। ये है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी निर्देशन कहते हैं इसको। मतलब आप अपने टीचिंग मेथड में सेम कंटेंट है, मतलब चैप्टर सेम है, बट आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनसे अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं उनको समझाने के लिए। तो इसको
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आधार मानते हुए आप अपने वो जो मटेरियल है सेम उस मेथड में चेंज करते हैं, मटेरियल में तो चेंज नहीं हो सकता ना, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे इसको जब आप इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखते हुए टीचिंग करते हैं। ठीक है, बात नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट? अधिगम के बारे में कौन सी एक बात ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन है, लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता अधिगम। या फिर लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, एक रिसेप्टिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। या फिर लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, जस्ट कुछ स्किल्स को एक्वायर कर लेना ही लर्निंग है। या फिर लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। आंसर कीजिए फटाफट से, 1 नंबर मिलेगा। मतलब लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, ये बात बिल्कुल सही है। देखो लर्निंग ये आपका प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रयोजनवाद, या जॉन डुई जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स की बात करते हैं वो भी मानेंगे कि समाज के लिए अधिगम हो रहा है कहीं ना कहीं। वो जो आपकी लर्निंग है वो सोशली काम आ पाए, या समाज से भी आप सीख रहे हैं, यूजफुल हो, वो आप लाइफ के लिए सीख रहे हैं अगर सच्ची बात की बात करें, या प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसको यूज कर पाए। तो लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये अधिगम की एक विशेषता है कि ये इसका जो नेचर है वो सोशल है। बेसिकली हम सोशल बीइंग हैं, समाज में ही रहते हैं, तो यूटिलाइज भी करेंगे इसको कहीं। तो डी ऑप्शन इसलिए ज्यादा सही। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task. He is using the dash method of teaching. मतलब एक टीचर है, वो बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? करके दिखा रहे हैं, सामने प्रदर्शन कर रहे हैं किसी एक टास्क का, किसी एक काम है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और करके दिखा रहे हैं, बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंसेस को, अपनी जो भी उन्होंने गलतियां की होंगी उस एक्सपेरिमेंट में, उनको सुधार सकें। कौन सा मेथड है ये टीचिंग का? एल्बर्ट बेंड्यूरा को थोड़ा सा याद कीजिए, काम आएंगे वो। ऑब्जर्वेशन है, करेक्शन है, मॉडलिंग है, या इमिटेशन है? फटाफट से आंसर कीजिए। मॉडलिंग, एग्जैक्टली मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण। मॉडलिंग में क्या क्या शामिल है? मॉडलिंग बेसिकली सामने करके दिखाई जा रही है और आप उसको सीख रहे हैं ऑब्जर्व करके। इसमें 4 स्टेप्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। ये 4 स्टेप्स होते हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा की मॉडलिंग की प्रोसेस में। जब आप देख करके किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसमें ये 4 चीजें लगेंगी, तब जाके लर्निंग होगी। ठीक है। दी डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट दी, मतलब कि शरीर के मध्य भाग से परिधि तक, या बिल्कुल ये जो एक्सट्रीम्स हैं, भाई यहां ये एक्सट्रीम हो गया ना, या पैर का जो नीचे बिल्कुल अंगूठा है, सर, एक्सट्रीम्स हो गए। तो सेंट्रल पार्ट से बाहर की तरफ जब डेवलपमेंट विकसित हो बच्चा, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? सेंटर से एक्सट्रीमिटीज, बाहर की तरफ। एक्सट्रीमिटीज क्या है? ये सेंटर है तो एक्सट्रीम ये होगा, तो एक्सट्रीमिटीज तक, केंद्र से बाहर की ओर जब जाए, तो ये कौन सा विकास का प्रिंसिपल है? डिसेंट्रलाइज्ड हमने तो कभी नहीं पढ़ा, प्रॉक्सिमो डिस्टल में भी हो सकता है, कैस्केड भी नहीं पढ़ा, रेडिएटेड भी नहीं पढ़ा। आंसर क्या है? सिंपल है, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटर से पहले हार्ट डेवलप होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी बनेगी, फिर बाकी आपके जो सेंट्रल पार्ट है उस पर कंट्रोल आएगा, फिर आपका पूरे हाथ आप पहले चलाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी फिंगर्स तक कंट्रोल आएगा। दैट मींस सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ, आपके सीमाओं की तरफ कंट्रोल आएगा। इसका उल्टा होता है सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी जिसको कहते हैं, वहां सर से पैर की ओर जाएगा, हेड टू टो। वो क्या है कि पहले सर डेवलप होगा बच्चे का, पहले वो सर संभालना सीखता है, फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स, फिर टांगों की तरफ उसका कंट्रोल आएगा, तो वो सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं उसको। ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं? दिशा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आते हैं। 2 डायरेक्शन होती हैं, एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल जो ये है, दूसरी है सेफेलोकॉर्डल जो वो है।